तो लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था और उसके एग्जांपल्स किए थे, फिर कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप किया होगा होमवर्क। इजी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो लेक्चर के बाद आप पूछ सकते हो। आज हम उसमें चालू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस का, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करें तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि आपका जो सीक्वेंस होती है वो कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। तो वहां पे हमने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज एक कॉमन फिक्स्ड नंबर, एक कॉमन डिफरेंस, दैट वाज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होने वाला है कि दो नंबर के बीच का रेशियो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो सेम होगा, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें 3, 6, 12, 24, 48, ये कोई सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो सेकंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 3 है। तो अब रेशियो निकालोगे तो 2 आएगा। सेम थर्ड टर्म 12 है, सेकंड टर्म 6 है, तो रेशियो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, इसका रेशियो इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, वो सेम हो रहा है। इसको हम यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे, दैट इज रेशियो। ठीक है, तो a sequence is called geometric if the ratio between each consecutive term is common। जैसे यहाँ पे 2 था, तो ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म क्या होगा फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी नोटेशन जो हमने यूज किए थे वही नोटेशन अगर यूज करें। नोटेशन क्या थे? जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम a1 या a लिखते हैं। ठीक है, जो nth टर्म होता है उसको हम क्या लिखते हैं? an लिखते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे अभी हमने देखा, वहां पे एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या लेते हैं? हम आर लेते हैं। ठीक है, और याद रखो कॉमन रेशियो यहाँ पे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है, तो आर जो होता है वो आपका सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हम लेंगे, या तो थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म नहीं लेना है, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ए टू बाई ए1 होगा। तो अगर मुझे a2 लिखना है सेकंड टर्म, तो सिंपली मुझे क्या करना है? आप यहाँ पे देख सकते हो a2 इज आर इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 है, तो a2 इज इक्वल टू a1 इंटू आर हो जाएगा। सिमिलरली मुझे अगर a3 लिखना है तो दिस विल बी a2 इंटू आर हो जाएगा। फोर्थ टर्म लिखना है तो a3 इंटू आर हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे हम। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, a2 इज इक्वल टू व्हाट? a2 इज इक्वल टू a1 इंटू आर, तो a3 विल बी a1 इंटू आर स्क्वायर, और a4 इज इक्वल टू a3 इंटू आर है। सो a3 का मतलब क्या है? ऊपर हमने लिखा है यहाँ पे a1 इंटू आर स्क्वायर, तो a3 क्या हो जाएगा? a1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर। तो a4 क्या हो जाएगा? a1 इंटू आर क्यूब। तो सिमिलरली अगर मुझे ए फिफ्थ लिखना है तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, a2 इज इक्वल टू a1 इंटू आर, a3 इज इक्वल टू a1 इंटू आर स्क्वायर, a4 इज इक्वल टू a1 इंटू आर क्यूब। तो a1 तो फिक्स रहेगा, बट आर का पावर कितना लिखना पड़ेगा? जैसे कि फोर्थ टर्म फाइंड किया था तो आर का पावर 3 था, एक माइनस। सेम a3 जब हमने लिखा तो a1 इंटू आर स्क्वायर लिखा, स्क्वायर मतलब 2, 2 मतलब 3 माइनस 1। तो सिमिलर अगर मुझे फिफ्थ लिखना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जनरल टर्म बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू n माइनस 1। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ ऐसा ही था, वहां पे भी a प्लस n माइनस 1 डी लिखा था। तो सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का क्वेश्चन हो जाएगा a1 इंटू आर रेज टू n माइनस 1। So this is the general term formula for the geometric progression. चलो क्लियर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह? एक बार यस बोल दो, आगे देखे फिर और लिख लेना।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं है। अगर ज्योमेट्रिक है तो कॉमन रेशियो मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें 1 2 4 8 ये सब जगह पे देखें तो ये क्या हो रहा है, सेकंड टर्म आपका कौन सा है 2, पहला टर्म 1 तो ये 2 आया, थर्ड टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म क्या है 2 तो ये भी 2 आया, फोर्थ टर्म 8 है, उसके पहले वाला टर्म 4 है 2 आया। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो अगर सेम आ रहा है तो दैट मीन इट इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर ये क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेशियो आप देखोगे तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, 3/3 इट्स 1। बट इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका आर जो होना चाहिए वो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, एक से हटके कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये तो कांस्टेंट नंबर की सीरीज हो गई 3 3 3 3 3। सेम अगर 1 4 9 16 है तो उसका सेकंड टर्म 4 है, पहला टर्म 1 है तो ये 4 आ जाएगा, थर्ड टर्म 9 है, उसके पहले वाला टर्म 4 है तो ये 9/4, 9/4 तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। और फोर्थ टर्म में देखें तो पहला टर्म 5 है, सॉरी दूसरा टर्म -1 है, पहला टर्म 5 है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो -1/5 है, ठीक है। तो ये रेशियो आपका सेकंड में भी और थर्ड में भी सेम होना चाहिए। जैसे कि इस यहाँ पे अगर देखें थर्ड टर्म 1/5 है, उससे पहले वाला टर्म -1 है तो ये भी आ रहा है -1/5। फिर -1/25 है, उससे पहले वाला टर्म 1/5 है, तो आप देखोगे तो ये भी -1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 और 5 25 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पे कॉमन रेशियो -1/5 है। सो दिस इज द प्योर इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको हम बोलेंगे। आई होप क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में बता दो, हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल करते हैं फिर। आवाज आ रही है ना? ओके। ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट बेसिक था। मेन जो काम है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन है, if 100 50 25 are the first three terms of the geometric sequence, find sixth term। सिक्स टर्म फाइंड करना है, हमें क्या चाहिए, सिक्स टर्म मुझे अगर फाइंड करना है A6, क्या लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, A1 r⁻n-1। यहाँ पे n कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 - 1 5 आएगा। तो मुझे यहाँ पे A1 और r चाहिए, A1 आप दिख रहा हो, A1 मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 100, रेशियो r कितना हो जाएगा, रेशियो r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 1/2। तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/2 raised to 5, तो इट इज 100/2 raised to 5 32 होता है। 4 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर पाओगे, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 425/8। तो सिक्स टर्म विल बी 25/8। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी ये कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, A1 इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3, फाइंड करना है अपने को फोर्थ टर्म, ठीक है। इसका आंसर बताओ चलो।
पहला टर्म आपको दिया हुआ है 3, कॉमन रेशियो आपको दिया हुआ है 3, आपको फाइंड करना है फोर्थ टर्म। इसका आंसर चाहिए मुझे, आंसर बताओ प्लीज। एटी वन, एक तो एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया 81, 81 सब लोग दे रहे हैं आंसर। तो A4 मतलब क्या लिखेंगे, दैट इज A1 इंटू आर क्यूब। A1 मतलब 3 है, R का मतलब 3 है, 3 का क्यूब, दैट इज 3⁴, दैट इज 81। ठीक है, कुछ बेसिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर फास्ट करना है तो बेसिक में क्या पता होना चाहिए, लाइक 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 अप टू 2⁻10। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। लाइक 2⁻10 होता है 1024, 2⁻9 हो जाएगा आपका 512, 2⁻8 हो जाएगा 2 512, उससे आप आगे कर सकते हो। 2⁸8 आपका 256 हो जाएगा। उस तरीके से आप आगे 2⁸7 करोगे तो 128 हो जाएगा, 2�6 करोगे तो आप 64 हो जाएगा। तो ये सब रटा हुआ होना चाहिए। सेम वे 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3, ये अप टू 3⁻6 तक पता होना चाहिए। लाइक 3⁻6 होता है 27 का स्क्वायर, मतलब 729। ठीक है, फिर 3⁻5 होता है 243, 3⁻4 होता है 81। तो ये पता होना चाहिए 3 का अप टू 6 पावर। सेम वे 4 का अप टू 4 पावर पता होना चाहिए, 5 पावर तक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फेमस है, कहीं ना कहीं ये काम आते रहता है। तो ये अगर पहले से ही हमें याद है तो क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, फर्स्ट टर्म आपके पास है -15, कॉमन रेशियो आपको दिया हुआ है 5, आपको फाइंड करना है जनरल टर्म an। जनरल टर्म फाइंड करना है, सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको an का जो फॉर्मूला है उसके अंदर a1 और r की वैल्यू पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो n के टर्म में आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो खुद आप ट्राई करो 15-20 सेकेंड। ओके, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास इक्वेशन है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेज टू n-1। अपने पास a1 दिया हुआ है -15, r दिया हुआ है 5, तो -15 इंटू, देखो 5⁻n-1 को आप क्या लिखोगे, 5⁻n डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अगर कोई नंबर का पावर में ऐसे डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे डिवीजन में लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा, तो आपका an आ जाएगा -3 इंटू 5⁻n। तो ये हो गया जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, जहां पे आपको कोई टर्म फाइंड नहीं करना है बट एक जनरल टर्म फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। खुद ट्राई करोगे आप लोग अभी। देखो यहाँ पे बी दिया हुआ है, नोटेशन में चेंज हो सकता है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, बट पहला टर्म आपको दिया हुआ है 1/9, रेशियो आपको दिया हुआ है 3, आपको फाइंड करना है 243 कौन सा टर्म होगा। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे कि ये कौन सा टर्म है, अभी फाइंड कर रहे थे ये कौन सा नंबर का टर्म होगा। तो आप क्या करोगे, an इज इक्वल टू आप ले लोगे 243, तो आपको n फाइंड करना है अभी। एक बार खुद ट्राई करो, इसका आंसर मुझे बताना है आपको। इसको इक्वेट करना है an को 243 के साथ। an की आप जो फॉर्मूला है वो वैल्यू कर दो यहाँ पे,
इसका आंसर बताना है फटाफट। p रेज टू 240, अरे n फाइंड करना है, स्मॉल n टर्म्स फाइंड करना है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 243 का टर्म फाइंड नहीं करना है, n 243 नहीं लेना है, ठीक है। सो an का मतलब a1 इंटू आर रेज टू n माइनस वन, इट इज 243। a1 आपको दिया हुआ है 1/9, r आपको दिया हुआ है 3 रेज टू n माइनस वन। तो क्या करोगे, 9 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 रेज टू n माइनस वन, 243 इंटू 9 करने की जरूरत नहीं है, 243 इंटू 9, ठीक है। इसको 3 के पावर में लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बेस सेम करना होता है। तो 3 रेज टू n माइनस वन, 243 मतलब 3 रेज टू 5 होता है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है तो पावर का समेशन हो जाता है, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो नाउ आप पावर को कंपेयर कर लो, n माइनस वन इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 8 आएगा। n 7 नहीं 8 आएगा। चलो क्लियर है सबको, क्योंकि अभी थोड़ा हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसमें भी है एक ही फॉर्मूला बट उसमें भी हम वेराइटीज ला सकते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन। इन अ मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस b1 इंटू b5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। b1 मतलब कि पहला टर्म और फिफ्थ टर्म उनका मल्टीप्लीकेशन 12 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का रेशियो दिया हुआ है 3। आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला टर्म और आर, क्योंकि बी पहला टर्म और आर जब होगा तभी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस b1 का b1 लिख लो क्योंकि पहला टर्म है। b5 को आप लिख सकते हो कैसे, b1 इंटू आर रेज टू 4 दैट इज 12, b1 इंटू b1 स्क्वायर हो जाएगा, b1 स्क्वायर इंटू r1 रेज टू 4 इज 12। इसको ऐसे कैसे रहने दो, आगे कुछ कर नहीं सकते वैसे क्योंकि b1 भी नहीं है r भी नहीं है हमारे पास। तो दूसरा भी जाएंगे b2 अपन b4, उसको डिराइव कर सकते हो, b1 इंटू आर, b4 का मतलब हो जाएगा b1 इंटू आर क्यूब दैट इज 3, b1 कैंसिल हो जाएगा, आर अपन आर क्यूब, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, तो 1 अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हेंस 1 अपन आर, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस और माइनस 1/√3, ये याद रखेंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, सबसे पहले हाँ क्या किया हमने, यहाँ पे B2 और B4 में B1 जो जनरल जनरल टर्म फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया, B2 का B1R, B4 का B1R क्यूब, और फिर हमने जस्ट R फाइंड किया। आप देखो R आप पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा यहां से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया हुआ है मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस,
अगर याद हो पहला लेक्चर, तो वहां पे हमने स्टडी किया था मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, मतलब ऐसी सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग हो रही है या तो डिक्रीजिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि जिगजैग जा रही है, पहला नंबर बड़ा फिर छोटा, दूसरा बड़ा तीसरा छोटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मतलब या तो एक अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जानी चाहिए, अगर नीचे जा रही है तो वो नीचे ही जानी चाहिए। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मेरा पहला टर्म, ये जस्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं अभी कि मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती क्या है, उसको थोड़ा समझना है, इसीलिए हम अभी थोड़ा रफ एग्जांपल कर रहे हैं। अगर मेरा पहला टर्म 5 है और मेरा दूसरा टर्म अगर -2 है, सॉरी, मेरा अगर रेशियो -2 है, तो मेरा दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 विच इज -10। मेरा तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इंटू आर +20। तो हुआ क्या, यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव आया बट दूसरा टर्म नेगेटिव आ गया, तीसरा टर्म पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई कि पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो ऐसी सीक्वेंस को नॉन मोनोटोन बोलेंगे, ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं होती है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस है तो मोनोटोन सीक्वेंस में आपको जो कॉमन रेशियो होगा वो पॉजिटिव लेना है। सिंस दिस सीक्वेंस इज मोनोटोन, आर की वैल्यू हम +1/√3 ही लेंगे, -1/√3 नहीं ले सकते। नाउ ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो b1 स्क्वायर, माइनस भी लोगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, बट जरूरी नहीं है हर बार यहाँ पे इवन पावर ही आए। 1/√3 रेज टू 4, तो √3 का 4 पावर कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 9 हो जाएगा। तो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 12, सो b1 कितना हो जाएगा, देखो 9 का मतलब होता है स्क्वायर रूट में 3, 12 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, 4 का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट √3, तो 12 का स्क्वायर रूट क्या लिखोगे, 2√3। तो b1 कितना हो गया इन शॉर्ट, 6√3। नाउ हमें तो b2 फाइंड करना था, तो b2 का मतलब क्या है, b1 इंटू आर। b1 हमने फाइंड किया 6√3 और r हमने फाइंड किया था +1/√3। सो हम b2 लेंगे यहाँ पे 6, क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्लासिक एग्जांपल था जनरल टर्म फॉर्मूला का। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो लंबा था, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला ही लिख किया था, बट थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा थी। चलो क्लियर है यहां तक, यस और नो बोल दो तो आगे बढ़े हम। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया है, तो हम थोड़ा एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला सीख सकते हैं यहाँ से। कुछ बड़े क्वेश्चन को छोटे बनाने के लिए हम एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे। एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा थर्ड टर्म सपोज 9 है और मेरा एट्थ टर्म सपोज 288 है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन रेशियो फाइंड करना है, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने रफली कोई भी नंबर लिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं A3 9 है मेरा, तो इसका मतलब A1 इंटू आर स्क्वायर विल बी 9, और A8 ये है, उसका मतलब A1 इंटू आर रेज टू 7 इज इक्वल टू 288, ऐसा होगा, करेक्ट। मुझे फाइंड करना है सपोज कॉमन रेशियो आर, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली 2/1 कर लूंगा, इन दोनों का रेशियो होगा तो A1 कैंसिल हो जाएगा और आर के पावर में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, बट ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को छोटे करने के लिए एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, क्या था ओरिजिनल फॉर्मूला, n टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू n-1, तो 1 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, p लिखेंगे, जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, 1 की जगह पे p लिख लो, यहाँ पे भी n-1 की जगह पे p लिख लो, ठीक है। तो दिस इज द एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला। उसका यूज हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे कर सकते हैं जहां पे कोई दो टर्म्स हमें ऑलरेडी दिए गए हैं। सो जैसे कि
जो बड़ा होगा वो हम n ले लेंगे, छोटा होगा वो हम 3 ले लेंगे। सो A8 विल बी A3, n इज इक्वल टू 8 ले लिया, p इज इक्वल टू 3 ले लिया, देन r रेज टू n माइनस p, n माइनस p मतलब क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, सो 8 टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इनटू r रेज टू 5। नाउ A8 और A3 तो दिया हुआ है, विच इज 288 इज इक्वल टू 9 इंटू r रेज टू 5। तो आप देखो आपके बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे बच जाएंगे, ये सब स्टेप आएगा ही नहीं। इस तरीके से एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये r रेज टू 5 क्या आ जाएगा 9 3 27, ये 2, तो r कितना आ जाएगा 2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला में हम क्या करें कि जब दो टर्म का रिलेशन आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद ट्राई करना है। ये लिख लेना an इज इक्वल टू AP r रेज टू n माइनस p। चलो खुद एक ट्राई करो क्वेश्चन। ये नहीं, सॉरी, तो सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज 1/32, एट टर्म इज 4 रेज टू माइनस 4। आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो आर। अब खुद एक बार ट्राई करके देखो, यही एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में खुद ट्राई करो तभी पता चलेगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो किसी का आंसर आया हो तो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी का आया? कोई लगता नहीं है कोई आंसर दे रहा है। चलो जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे, एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला। तो बड़ा वाला यहाँ पे लिखेंगे, छोटा वाला यहाँ पे लिखेंगे, और आर रेज टू इन दोनों का डिफरेंस विच इज 3। अब 8 दिया हुआ है 4 रेज टू माइनस 4, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 1/32, और आर फाइंड करना है। 4 रेज टू माइनस 4 का मतलब क्या होता है, इट इज 1/4 रेज टू 4, और 1/4 रेज टू 4 कितना होता है 4 4 16, 4 64, 4 256। So this will be 1/256, 1/32 आर क्यूब। तो आर क्यूब में क्या लिखूंगा 32/256। तो आर क्यूब हो जाएगा 32। आप देखो 32 से आप शायद डिवाइड पूरा हो सकता है, अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे तो 8 2 60, तो पूरा 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो आर क्यूब आ जाएगा 1/8, और आर हो जाएगा 1/2।
तो सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मल मेथड से करते हैं तो ये बहुत लंबा जाता है, इसीलिए हम ये डायरेक्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हो, ये उससे भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म 16 है, आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो आर। सिंपल, इसका आंसर बता सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर बाई थ्री, ठीक है। सो A5 इज इक्वल टू A3 इंटू आर स्क्वायर। A5 दिया हुआ है 16, A3 दिया हुआ है 9 इंटू आर स्क्वायर। So r square will be 16 by 9. So r will be प्लस और माइनस 4/3। ठीक है, प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें, हाँ प्लस और माइनस आएगा बट मोनोटोन बोला हुआ है, ठीक है। मोनोटोन है इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, सिंस इट इज मोनोटोमस मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, देखो पहले तो क्या दिया गया है, नॉन मोनोटोन सीक्वेंस दी हुई है, नॉन मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, सेकेंड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 8/9 है। तो पूछा गया है कौन सा टर्म 32/81 होगा, कौन सा टर्म 32/81 होगा, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो मतलब ए एन आपको दिया हुआ है 32/81, तो आपको एन फाइंड करना है। अगेन 1-2 मिनट आप ट्राई करो खुद। क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पास ए वन और आर चाहिए ही चाहिए, तो पहले तो ए वन और आर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही कुछ मिलेगा हमें। तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ। A2 और A4 दिया हुआ है, एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A4 इज इक्वल टू A2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। A4 दिया हुआ है 8/9, A2 दिया हुआ है 2, R दिया हुआ नहीं है, R मिल जाएगा अभी, ये 2 4 जा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर विल बी 4/9। तो R क्या लिखेंगे, -2/3 लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, बिकॉज इट इज दी नॉन मोनोटोन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। नाउ R -2/3 आ गया, आपके पास A2 दिया हुआ है, A2 इज इक्वल टू 2, तो A2 का मतलब A1 इंटू आर विच इज 2, तो A1 का मतलब क्या हो जाएगा 2/r, और R का मतलब क्या है -2/3, तो इट इज -3 हो जाएगा। तो -2/r करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा और 3 ऊपर आ जाएगा। तो आपका पहला टर्म आ गया क्या, आपका पहला टर्म आपने ढूंढ लिया -3, और आपका रेशियो जो है वो है -2/3। आपको क्या फाइंड करना है, कौन सा टर्म 32/81 होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 इंटू आर रेस टू n माइनस 1, इट इज 32/81। A1 और आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे भी जगह कम पड़ेगी मुझे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूँ। -3, आर का मतलब है -2/3 रेस टू n माइनस 1,
इट इज 32/81। तो क्या करेंगे यहाँ पे, -2/3 रेज टू n-1, ये -32/243 हो जाएगा। तो आप उसको लिख सकते हो ना, -32/243 को आप लिख सकते हो क्या, -2/3 का 5 पावर, क्योंकि 32 भी 2 का 5 पावर होता है, 243 भी 3 का 5 पावर होता है। सो अभी ऊपर अंदर तो सेम हो गया, -2/3 -2/3, ऊपर का हम कंपेयर कर सकते हो n-1 और ये 5, तो n-1 इज इक्वल टू 5 एंड हेंस n इज इक्वल टू 6। तो जो सिक्स्थ टर्म होगा इस सीक्वेंस का, दैट वुड बी 32/81। और थोड़ा आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, ये r फाइंड कर लिया था ना, फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 8/9 के साथ अगर मैं -2/3 मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, -16/27। उसके तो ये मुझे क्या मिलता, फिफ्थ टर्म मिलता। अगर उसके साथ मैं अगेन -2/3 करता तो क्या मिलता, 32/81, दैट वुड बी द सिक्स्थ टर्म। तो ये थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हो, इतना बड़ा अगर नहीं करना है, बट ऐसा करना तुरंत विचार नहीं आता है कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, जो प्रोग्रेशन में क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ना, बहुत अजीबो कैलकुलेशन आती रहती है यहाँ पे, और भी आएगी आगे। ओके, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे एरिथमेटिक मीन था, अगर आपको याद हो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें हमने देखा था कि एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, a+b/2। मतलब कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 8 नहीं है, डैश है, मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं बहुत तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, 5+11/2 कर सकता हूँ, या तो 2+14/2 कर सकता हूँ। ऐसे बहुत तरीके से हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि एरिथमेटिक मीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम ज्योमेट्रिक मीन भी वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कुछ एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन के बिना हो ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो एक बार उसको ध्यान से समझते हैं ज्योमेट्रिक। शुभम बोल रहा है विल यू प्लीज रिपीट वंस, कौन सा क्वेश्चन था, आगे वाला? ठीक है, एक बार वापस से देख लो शुभम। इसमें क्या था कि आपको डेटा में क्या दिया हुआ था, सेकेंड टर्म दिया हुआ था और फोर्थ टर्म दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या एडवांस जनरल टर्म फॉर्मूला लगा दिया A4 और A2 को यूज करके, तो आगे हमने सीखा। तो A4 इज इक्वल टू A2 इंटू आर स्क्वायर, A4 का मतलब है 8/9, A2 दिया हुआ था आर स्क्वायर, तो आर निकल गया, आर स्क्वायर मिल गया, इससे इससे हमें आर मिल गया। फिर माइनस क्यों लिया, क्योंकि नॉन मोनोटोन थी इसीलिए। नाउ दिस आर की वैल्यू हमने क्या की, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, क्योंकि A2 2 दिया हुआ था, A2 का मतलब क्या होता है, A1 इंटू आर, तो आर मिल गया था, तो आर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो उससे हमें A1 मिल गया विच इज -3। A1 मिल गया, आर मिल गया। फिर हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला, ये इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, विच इज A1 इंटू आर एस टू n-1 इज इक्वल टू 32/81। A1 की वैल्यू पुट की -3, आर की वैल्यू पुट की -2/3, तो ये पूरा इक्वेट हो गया। अब -3 को हमने क्या किया, -3 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 81 के साथ, सो दिस विल बी 32/-243 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये थोड़ा मैंने आगे जैसे बताया वैसे याद रखना होता है। मैंने क्यों यहाँ पे डायरेक्ट -2/3 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर जब कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे -2/3 है, तो मुझे कंपलसरी राइट हैंड साइड पे -2/3 लिखना ही पड़ेगा।
तो वो जब हम लिखा -2/, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 2 का 5 पावर भी 32 हो रहा है और 3 का 5 पावर भी 243 हो रहा है, तो इसलिए -2/3 का 5 पावर लिख लिया। फिर तो क्या था, फिर तो पावर सेम करना था, n-5 विल बी 5 एंड n इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके का था। आई होप समझ में आ गया हो। चलो ठीक है, वापस आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। तो अगर कोई सीक्वेंस है, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 4 8 डैश 32 64 128, ठीक है। तो आप देखो ये क्वेश्चन को आप कैसे फिल कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, आर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मुझे रेशियो की मदद से नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे फाइंड करना है उससे पहले 8 है, उससे पीछे क्या है, 32 है, 32 है, तो 32 इंटू 8 करके उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ये नंबर आ जाएगा, 32 इंटू 8 कितना होता है, 256, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, मतलब कि थोड़ा छोटा नंबर ले ताकि समझ में आए, जैसे कि 8 है, यहाँ पे 16 आ रहा था। आप 8 को कैसे लिख सकते हो, देखो ये 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, उसके पहले वाला क्या है 4, उसके बाद वाला कौन सा है 16, तो 16 4 से कितना होता है 64, तो 64 क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 8 से आप 2 डिस्टेंस पे जाओगे, दूरी पे थोड़ी 2 दूरी पे जाओगे, और तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे थोड़ी और दूरी पे जाओगे तो क्या आ रहा है 32 आ रहा है, 32 इंटू 2 भी कितना होगा 64 होगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, जिसको मैं एम लिखूंगा, तो जो भी नंबर को आप इस तरीके के फॉर्म में लिख सकते हो, जो भी हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जो नंबर होता है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। मतलब क्या हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दैट इज एम स्क्वायर, एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन याद रखोगे, दैट इज ए एम माइनस के इंटू ए एम प्लस के मतलब दूरी, कितनी दूरी पे हो आप, ठीक है। अगर मैं इसको नोटेशन में समझाऊं, जैसे कि ए बी सी डी ई, इसमें अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो आप देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिक में आपको बी का मिल सकता है, क्या मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी से आपको एक ही दूरी पे जाना पड़ेगा, दैट इज ए, और बी के एक ही दूरी पे सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। आप चाहो तो सी को भी लिख सकते हो, वैसे सी को कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर, सी से पहले कितना है बी है, सी के एक डिस्टेंस पे कितना है डी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी भी लिख सकते हो, प्लस सी को लिखने का दूसरा भी तरीका है, सी से 2 दूरी पे जाओ ए, और सी से 2 डिस्टेंस पे जाओ ई, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पूरा खेल यहाँ पे डिस्टेंस पे है। अगर एरिथमेटिक मीन था ना, तो एरिथमेटिक मीन में हम समेशन करते थे, मतलब समेशन बाई 2 करते थे। अगर ये एरिथमेटिक मीन मुझे लिखना होता, तो मैं कैसे लिखता, एरिथमेटिक मीन सी इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2, या तो ए प्लस ई बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन था। बट ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में हम डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड कर रहे, हम ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में फाइंड किया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली यही मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया गया हुआ। तो आपको ये फॉर्म याद रख लेना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। देखो अगर मुझे A9 इंटू A11 दिया हुआ है, मुझे A9 इंटू A11 दिया हुआ है 36, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, सिंपल ऐसा क्वेश्चन। तो वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता अगर यह फॉर्मूला आपको याद नहीं है,
ठीक है, तो A9 इंटू A11 36 है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके पास और कोई डेटा ही नहीं है, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो क्या सीखा हमने? A9 और A11 ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन मतलब AM उसका स्क्वायर इज इक्वल टू A9 इंटू A11 लिख लोगे, तो आपको ये क्या मिलेगा? 36। तो AM स्क्वायर आपका 36 हो गया, तो AM आपको मिल जाएगा सीधा 6। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से हम करेंगे, और ये कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा? A9 और A11 आपको दिया है, तो ये 10th नंबर का टर्म होगा। ये थोड़ा और सिंपल था, उसमें थोड़ा और हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है? 8th टर्म आपको दिया हुआ है 10, आपको फाइंड करना है A2 इंटू A14। आप कितना भी जनरल टर्म फॉर्मूला लगाओगे, वो उससे, ये क्वेश्चन उससे हो ही नहीं सकता। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना A8, 8 को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन आप A8 स्क्वायर को कैसे कैसे लिख सकते हो? A8 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 8 में से 1 माइनस करो 7, 8 में 1 ऐड करो 9, ऐसे भी लिख सकते हो। आप 2 माइनस करो 8 में से और 2 ऐड करो, ऐसे भी लिख सकते हो। बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 2 और 14 है, तो मैं क्या A8 स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिख सकता हूं? तो अगर मैं यहाँ पे A2 लिख रहा हूं, तो 2 क्या मतलब, 2 क्या, 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 8 माइनस 6, तो मुझे 8 प्लस 6 करना पड़ेगा, 8 प्लस 6 14 आ जाएगा। तो आराम से आपको आंसर मिल गया इस तरीके से। मतलब ये अगर फॉर्म लिखना नहीं आता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इट इज 10 स्क्वायर इंटू A2 इंटू A14, तो विच इज 100। सिंपल। आप चाहते तो A3 इंटू और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, बट डेटा क्या है? डेटा जो दिया जाएगा उस हिसाब से हमें सॉल्व सेट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन को एक फिक्स तरीके से नहीं लिखा जा सकता, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। सेम अगर मुझे एक और क्वेश्चन में अगर बनाऊं, तो अगर A5 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है A15 इंटू A5, तो भी मैं यही यूज कर, सॉरी, मुझे फाइंड A5 दिया हुआ है 12, और हमें फाइंड करना है A2 इंटू A8, तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 5 की दूरी पे कितना है? ये 5 से -3 है, और ये कितना दूर है? 5 से +3 दूर है। तो A2 इंटू 8 सीधा हम क्या लिखेंगे? A5 का स्क्वायर, दैट इज 144। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीन के टाइप के क्वेश्चंस हो गए। देखो, अगेन ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, जहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगाना भी चाहे तो भी नहीं लगा सकते। मतलब क्या है? A1 इज इक्वल टू 32, A2 इंटू A9 इज इक्वल टू 2। अगर आप डायरेक्ट इसमें सोचोगे तो कैसे करें? A2 इंटू A9, मतलब सोचो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, उनके बीच में एक भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं आएगा जिससे आप डिफरेंस बना पाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल जनरल टर्म फॉर्मूला हमने जो आगे सीखा है वो यूज करना है। आपको पहला टर्म दिया हुआ है A2 इंटू A9 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है रेशियो R। सिंपल जनरल टर्म फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे। A2 का मतलब क्या हो जाएगा? A1 इंटू आर। A9 का मतलब क्या हो जाएगा? A1 इंटू आर रेस टू 8, इट इज इक्वल टू 2। और ये क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर, और ये R रेस टू 9 हो जाएगा। बट A1 का मतलब तो यहाँ पे हमें पता है, A1 का मतलब है 32, तो A1 की जगह पे 32 लिख लेंगे, तो 32 का स्क्वायर
इक्वल टू 2, तो r रेज टू 9 क्या हो जाएगा 2/32 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे 32 मतलब हमने सीखा 2/5 होता है, और 2/5 का स्क्वायर 2/10 होगा, ठीक है। भैया भैया r/9 है, सॉरी, और नीचे 2/10 ऊपर 2, तो आप क्या कर सकते हो नीचे 10 माइनस 2 1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2/9, तो r/9 आ गया 1/2/9, तो r आ जाएगा 1/2। तो अलग तरीके का क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस होते हैं वैसे टाइप का क्वेश्चन था दिखने में, बट एक्चुअल में उसका हम यूज नहीं कर रहा था, तो कभी कंफ्यूजन में भी जा सकते हैं हम। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए 2 और 9 दिया था, यहाँ पे 2 + 9/2 करते हो तो 5.5 आता है, 5.5 वाला कोई टर्म नहीं होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन का फंडा यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर a2 इंटू a10 दिया होता तो हमें a6 मिल जाता, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 10/2 6 हो जाता है। ओके, तो प्लीज रिप्लाई करो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि हमने जस्ट एक पार्ट फिनिश किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, दैट इज फाइंडिंग द जनरल टर्म। उसमें कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, कैसे कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने सिर्फ कैलकुलेट किया, क्योंकि अभी आगे हमने देखना है ये जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा उसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा। ठीक है, तो अभी सम वाले क्वेश्चन करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा इसमें थियोरी रहते हैं थोड़ी। सपोज कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म a1 होता है, दूसरा टर्म क्या होता है a1 इंटू आर होता है, तीसरा टर्म क्या होता है a1 इंटू आर स्क्वायर होता है, चौथा टर्म a1 इंटू आर क्यूब होता है, और लास्ट टर्म क्या होता है a1 इंटू आर रेज टू n-1। ये अभी तक हमने सीखा। अभी हमें इस पूरे सीक्वेंस का सम करना है, मतलब मुझे एसएन करना है, तो एसएन क्या लिखेंगे a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस a1r क्यूब अप टू a1 r रेज टू n-। ये आपको कभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, तो इसको लिखो मत, जस्ट यहाँ पे समझो। अभी मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो डेरिवेशन आपको देखना ही है, लिखना नहीं है। तो r से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a1 इंटू आर, ये क्या हो जाएगा a1 इंटू आर स्क्वायर, देन a1 इंटू आर क्यूब, a1 इंटू आर रेज टू 4, और लास्ट में आ जाएगा a1 इंटू आर रेज टू n। अभी हमें क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा इक्वेशन था, मैं यहाँ पे करूंगा 2-1, दो में से एक माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा आर एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू, थोड़ा आप अगर ध्यान से देखते हो, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। मुझे क्या करना है इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a1r स्क्वायर, ये सब कुछ इसके पास होगा, तो वो जीरो हो जाएगा। इसके पास क्या नहीं है जो इसके पास है, दैट इज a1r रेज टू n, तो ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a1r रेज टू n, और यहाँ पे बचेगा a1, क्योंकि इसके पास a1 नहीं है, कहीं पे भी देखो a1 दिख रहा है, कहीं पे भी a1 नहीं आएगा, तो ये a1 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें से एस एन कॉमन निकाल दूं तो ये हो जाएगा r-1, इसमें से a1 कॉमन निकाल दूं तो रहेगा r रेज टू n-1। तो इससे अपना सम का फॉर्मूला याद आ गया, जो आपको लिख के याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू n-1 अपॉन r-1। ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन का ये फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है, डेरिवेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
Sn, sum of the n terms of the geometric progression is a1 r raised to n minus 1 upon r minus 1. ओके, आई होप फॉर्मूला लिख लिया होगा सब लोगों ने. देखो यहां पे है ना, दूसरा भी आप कर सकते हो. क्या कर सकते हो? ऊपर और नीचे में से माइनस कॉमन निकालो. माइनस अगर आप कॉमन निकालोगे तो देखो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा. माइनस कॉमन निकालते हो तो ये 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा. गलत नहीं है, सिर्फ सेम ही है. तो हम क्या कर सकते हो कि जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी. और ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर लेस देन 1 होगा, क्योंकि लेस देन 1 होगा ना, तो अगर लेस देन 1 होगा और ये फॉर्मूला यूज करने गए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गंदा दिखेगा. तो अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे 1 माइनस आर कर रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज ये एक याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया अपना सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन करते हैं फिर. देखो 4-5 क्वेश्चन और करेंगे आज के लेक्चर में. 5-6 क्वेश्चन के बाद हम फिनिश कर देंगे. तो वो लोग चले मत जाना, कुछ लोग चले गए. एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इसमें सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ये कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, उसका सम आइडेंटिफाई करना है. कितने टर्म्स का? 6 टर्म्स का सम आइडेंटिफाई करना है. इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? S6 फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या है? आप लोग भी साथ में करते जाओ. a1 r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला है. n पता है 6 है. पहला टर्म देखो क्या है? पहला टर्म 2 है. r कितना है? r मतलब क्या करेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 3. और n कितना है? 6 टर्म का करना है तो n इज इक्वल टू लेंगे 6. पहला टर्म तो दिख ही रहा है, पहला टर्म तो 2 ही है. तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 2. 3 रेज टू 6 होता है 729 माइनस 1, 3 माइनस 1 विल बी 2. 2 2 कैंसिल हो जाएगा. 729 माइनस 1 हो जाएगा 728. तो 6 टर्म्स का समेशन हो गया 728. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो उल्टा दिया हुआ है. 6 टर्म का सम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पहला टर्म फाइंड करना है. खुद ट्राई करो. अब से मैं ही कर रहा हूं, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो. 6 टर्म का समेशन दिया हुआ है 3640. कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है 3. पहला टर्म फाइंड करना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने सम फाइंड किया, बाकी सब डेटा दिया हुआ था. इसमें पहला टर्म फाइंड करना है, बाकी सब डेटा दिया हुआ है. खुद एक बार ट्राई करो. आंसर प्लीज.
10। चलो चेक करते हैं। S6 का फॉर्मूला लगाएंगे, E1 r⁻n-1 अपॉन r-1 3640। A1 फाइंड करना है, R दिया हुआ है 3, N ले लेंगे 6 -1 और R अपना यहाँ पे 3 ही है, तो 3640 A1 3⁻6 -1। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने किया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 728 अपॉन 2, ऊपर डिवाइड करेंगे 3640 A1 728/2 करोगे तो आएगा 364। तो A1 क्या हो गया 3640/364, क्लियरली दिख रहा है। A1 इज इक्वल टू 10, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे सम के, वो थोड़े इजी लेवल के थे क्योंकि इसमें ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। ऑलवेज याद रखना, जब भी कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर n फाइंड करना है या तो r फाइंड करना होगा तो वो क्वेश्चन बड़ा होगा, तो आप उसमें थक सकते हो, ठीक है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अभी जहां पे हमें r और n फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर नीडेड टू गिव द सम दिस। कितने टर्म्स का समेशन ये होगा जो दिया गया है वो, ठीक है। तो कितने टर्म का समेशन ये होने वाला है 3069 अपॉन 512। आपके सिंप्लीफाई के लिए मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट टर्म अपने पास है 3, आर क्या लिखेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आर आएगा 1/2, ठीक है। तो पहला टर्म 3 है, आपका कॉमन रेशियो है 1/2। आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन इज 3069 डिवाइड बाई 512। तो आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। वापस से खुद एक बार टाइम लो और आंसर बताओ। देखो अगर प्रॉब्लम आएगी तो ही आप सही दिशा में जा रहे हो। चलो मैं भी करता हूँ, आप भी करो साथ में। अपने पास एस एन है 3069 डिवाइडेड बाई 512। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, which is a1 into r⁻n-1 upon r-1। it is given 3069/512। जो भी वैल्यूज पता है वो लिख लेंगे, a1 की वैल्यू 3 है, r मतलब 1/2, 1 का कितना भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो मैं 1/2n लिखूंगा, ठीक है। और गलती क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, गलती ये कर रहे हैं कि r आपका 1/2 है जो कि 1 से कम है। तो मैं क्या करूंगा, लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा, अभी लेक्चर में कहा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब सम का फॉर्मूला लेखा वहां पे ही हमने किया, क्या करना था, जब r 1 से कम हो तो पहले हम 1 ऐसे लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। वो भी सही था बट उसमें माइनस आ जाता, माइनस आ जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया। r अपना 1/2n, 1 - 1/2, इट इज 3069/512। 3 1 - 1/2n, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 3069/512। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 यहाँ पे और यहाँ पे कट जाएगा इसके साथ, तो बचेगा 1023, और ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 1 - 1/2n। ध्यान से देखना, 1/2 था तो 2 ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है।
1023 अपॉन 512। ये दो जो है वो अभी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 512 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 512 इंटू टू, इट इज 1024। तो 1 अपॉन 2 रेज टू n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। तो 1 अपॉन 2 रेज टू n 1024, 1 माइनस दिस करना है, 1 माइनस 1023 अपॉन 102, एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम 1024 ही होगा। तो 1024 माइनस 1023 1 आएगा 1024। अब ये सब कुछ डिनोमिनेटर में है तो आप सब कुछ ऊपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1024 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू 10, इसका मतलब n कितना आ गया 10। तो मैंने पहले ही बताया जब n और r फाइंड करना होता है तो थोड़ा वो लेंदी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म यूज किया है, ठीक है, 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, ये चीज हमने यहाँ पे यूज की थी। फिर वैल्यूज पुट कर दी, जो भी कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, इसके बाद हमने क्या किया, ये 2 को हम नीचे ले गए, यहाँ पे 512 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1 बाई टू रेज टू एन को इधर ही रखा, 1 माइनस इस साइड ले लिया इसको, और फिर उसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल है बट कैलकुलेशन लेंदी है। अब कुछ शॉर्ट नहीं कर सकते इसमें कि नंबर्स ही ऐसे दिए गए थे। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। पहला टर्म आपको दिया हुआ है 3, तीन टर्म का समेशन दिया हुआ है 19/3। आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो आर। चलो ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास, कितना हो 2 मिनट में उतना करो, फिर मैं करता हूँ। तो हेल्प कर देता हूँ आपकी थोड़ी। देखने में कितना छोटा क्वेश्चन है। सम का फॉर्मूला लगाएंगे A1 इंटू, अभी आर ही फाइंड करना है तो ये मेन फॉर्मूला ही लगाएंगे। A1 इज इक्वल टू 3 है। हाँ n क्या है, n क्योंकि H3 दिया हुआ है ना, तीन टर्म का सम, तो n इज इक्वल टू 3 लेना है आपको। तो आर क्यूब माइनस 1 अपॉन, ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 19/3, 3 जा 9। मोस्टली यहाँ तक सबका हुआ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगर याद है किसी को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप a इज इक्वल टू आर ले लो, b इज इक्वल टू 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है तो इसलिए मैंने 1 रखा, दैट इज आर माइनस 1 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी आगे। आर क्यूब माइनस 1 क्या हो जाएगा, आर माइनस 1
फिर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, 19/9। r-1 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो 9r स्क्वायर प्लस 9r माइनस 9 माइनस 19 माइनस 10 हो जाएगा। नाउ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का फंडा क्या होता है, पहला टर्म 9 है, आखिरी टर्म -10 है तो -90 आ रहा है। उसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिससे समेशन +9 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -90 है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 9 लाने के लिए -16 और -9, सॉरी हमें 9 लाना है तो 15 और 6, ठीक है 15 और 6 का सम आ जाएगा। 15 और 6 का डिफरेंस करोगे तो 15 और -6 तो -90 आ जाएगा, 15 6 -90 और 15 और -6 करोगे तो +9। तो मैं क्या लिखूंगा, 9r स्क्वायर प्लस 15r माइनस 6r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, 3r कॉमन निकालेंगे पहले दो में से तो बचेगा 3r प्लस 5। अगेन यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि अंदर तो सेम ही कॉमन रहना होता है। तो बचेगा 3r प्लस 5, 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया आपका, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं। आर की दो वैल्यू है आपके पास, 3r प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू -5/3 और 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू +2/3। तो दोनों वैल्यू वैलिड है। जैसे मैंने बताया था, r और n फाइंड करना मतलब लंबा जाना है, लेंथी ही होगा। r फाइंड करना होगा तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, इससे शॉर्टकट में नहीं कर सकते। फिर वो थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के करना पड़ता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है इस ऐसे क्वेश्चंस में। आई होप क्लियर हो गया है, लिख लो एक बार और हो जाए तो बता दो तो हम लेक्चर को कंक्लूड करें फिर। क्लियर, ठीक है। और भी दो तीन लोग बता दो तो हम लेक्चर को कंक्लूड करें। वापस से होमवर्क करते रहना क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज भूल जाओगे सब कुछ। वापस से व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइल भेजूंगा जिसको आपको घर पे सॉल्व करना है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे तो उसमें हम एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी डिफिकल्टी भी हाई होगी। तो थोड़ा जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर में किया है वो थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके भाई, रिवाइज करते रहो, भूल मत जाना जो भी हमने कुछ सीखा हुआ है। सो कंक्लूड करें, यस और नो? ओके, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, बाय।